नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टेज 10। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और आज हम इसी क्रम में पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। दोस्तों, मैं बता दूं, इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल, जो कि 600 ईस्वी पूर्व से उसके आगे तक चला है। तो आइए देखते हैं। आज उत्तर प्रदेश एवं बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लगा। दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि जो महाजनपद था वो ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश में था। अधिकतर मात्रा मानी जाती है कि बिहार में ही थी। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश व बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े राज्यों का उदय का प्रमुख कारण था, क्योंकि लोहा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगा था और अन्य जो राजा थे वो अपना राज्य यहीं बसाना चाहते थे। तो आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि अधिशेष से व्यापार तथा वाणिज्य में तीव्र गति से विकास हुआ और राज्य के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हुई, जिससे छोटे छोटे नगर जनपदों ने स्वयं को शक्तिशाली बनाना प्रारंभ कर दिया, जिससे लगभग 600 ईस्वी पूर्व से अनेक महाजनपद विकसित हुए। आगे देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिनमें वज्ज तथा मल्ल गणतंत्र थे, से सभी राजतंत्र थे। दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, जैसे यूपीपीएससी के प्रश्न पत्र में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से दो राज्य गणतंत्र थे, राजतंत्र नहीं थे। तो दिया है वज्ज और मल्ल, ये दोनों एकदम गणतंत्र थे, इसमें कोई राजा का शासन नहीं था। तो आगे देखते हैं। आगे दिए गए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। इनमें से 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे। तो देखते हैं। दोस्तों, अधिकतर जो हैं वो यूपी बिहार यहीं जगह पाए गए हैं। तो देखते हैं। पहला महाजनपद है काशी। तो पहला महाजनपद काशी, तो आप लोग जानते होंगे वाराणसी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं। तो दिए गए वाराणसी जिला और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था काशी महाजनपद। अगला है कोसल। कोसल था उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती एवं दक्षिणी भाग की अयोध्या साकेत। तो दोस्तों, यही यूपी बिहार के लगभग हो गया है। ये भी यूपी में तो दिखा ही रहा है अयोध्या। देखते हैं। अयोध्या फैजाबाद जिला एवं आसपास के क्षेत्र अवध क्षेत्र। आगे देखते हैं। अंग महाजनपद चंपा राजधानी थी इसकी, और इसका स्थित है भागलपुर मुंगेर जिला बिहार में। तो मगध दिया गया है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे शक्तिशाली इसी को माना जाता है, मगध महाजनपद को। इसकी राजधानी थी पहले गिरिव्रज थी, बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया, और ये इस समय है पटना और गया जिला, जो कि बिहार में स्थित है। आगे दिए गए वज्ज महाजनपद, जिसे विदेह वज्ज एवं लिच्छवी कहा जाता है। दोस्तों, लिच्छवी ज़्यादा नाम से जानते हैं, वज्ज कम से ही जाना जाता है। तो इसकी राजधानी थी मिथिला, विदेह और वैशाली लिच्छवी, जो इस समय है जनकपुर, वैशाली जिला बिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिले के कुछ क्षेत्र। आगे देखते हैं। मल्ल महाजनपद, जो कि दोस्तों वज्ज और मल्ल ये दोनों गणतंत्र थे। देखते हैं। मल्ल, इसकी राजधानी है कुशीनगर, जिसे कुशावती भी कहा जाता था। ये इस समय है गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया जिले के क्षेत्र में। आगे दी गया है चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी शक्तिमती थी, जिसे सोतीथवती कहा जाता था। इस समय बुंदेलखंड का क्षेत्र इसमें आता है। आगे दिया गया है वत्स महाजनपद। ये कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, इलाहाबाद जिला है इस समय। दोस्तों, कौशाम्बी इलाहाबाद में ही है, लगभग उसी के आसपास। आगे देखते हैं कुरु। तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ,
और इस समय वो क्षेत्र है मेरठ और दिल्ली के क्षेत्र, लगभग उत्तर प्रदेश में ही आता है। आगे पांचाल दिया गया है, तो पांचाल की राजधानी थी उत्तरी भाग की राज और अहिच्छत्र एवं दक्षिणी भाग की कंपीपल, जो इस समय है रुहेलखंड तथा गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। दोस्तों दोआब कहा जाता है दो नदियों के बीच के स्थान को। आगे दिए गया मत्स्य महाजनपद, जिसे विराट नगरी राजधानी थी, इस समय है जयपुर, अलवर एवं भरतपुर का कुछ क्षेत्र। तो दोस्तों आगे देखते हैं सूरसेन दिया गया है, इसकी राजधानी पता नहीं है, जो इस समय मथुरा में पड़ता है। आगे दिया गया है अशक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतन थी, इस समय ये क्षेत्र मिलता है गोदावरी नदी के तट पर, मालवा उज्जैनी के पास। अवंती दिया गया है, तो अवंती की राजधानी दोस्तों थी उत्तरी भाग की राज उज्जैनी एवं दक्षिणी भाग की महिष्मती। तो इस समय उसका क्षेत्र है मालवा उज्जैनी का क्षेत्र। आगे दिया गया गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और इस समय है ये तक्षशिला कश्मीर, अफगानिस्तान, पेशावर। आगे देखते हैं कंबोज दिया गया है, जो कि हमारा अंतिम है। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, और जो इस समय स्थित है कश्मीर, पामीर का क्षेत्र। दोस्तों पामीर का क्षेत्र कहा जाता है कश्मीर के ठीक ऊपर। अगर आप पर्वतों के बारे में पढ़े हैं तो पामीर के ग्रंथ सुने होंगे, अफगानिस्तान में पड़ती है, लगभग अफगानिस्तान में, तो उसी के क्षेत्र को पामीर का क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे। आगे दिया गया है कि मगध महाजनपद का उत्कर्ष कैसे हुआ, ये फला फूला कैसे, तो देखते हैं उसे। दिया गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक छोटा सा राज्य था, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण तथा योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासकों ने इसे एक महान साम्राज्य का स्वरूप प्रदान किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। 6ठी शताब्दी दोस्तों याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण का काल कहलाता है। दोस्तों 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद जो थे ये बहुत ज़्यादा फेमस थे और विकसित भी थे। उत्तरी काले पालिशकृत बर्तनों को द्वितीय शहरीकरण का प्रतीक माना जाता है, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सिक्कों मुद्रा का प्रचलन हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। और आगे दिया गया है मगध राज्य की स्थापना महाभारत काल में जरासंध के पिता बृहद्रथ द्वारा की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दिए गए दोस्तों, ज्ञात हो कि मगध एक गणतंत्र राज्य नहीं था, बाकी राजतंत्र था, दो को छोड़कर। मगध जनपद का वास्तविक विकास हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने किया, प्रारंभ में किया, जो मौर्य काल में अपने चरम बिंदु पर पहुंचा। आगे दिए गए हर्यक वंश, जो कि 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला है। देखते हैं बिंबिसार के बारे में, बिंबिसार कौन थे और ये क्यों फेमस हैं। यह हर्यक वंश का संस्थापक था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। आगे देखते हैं, इसका उपनाम श्रेडिक या श्रोड़ी कहा जाता था, तथा राजधानी गिरिवर्ज, जिसे राजगिरी भी इस समय कहते हैं, जो कि पटना में है, जहाँ पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अभी आगे बताएंगे। आगे देखते हैं, नियमित तथा अस्थायी सेना रखने के कारण उसे सोनिया भी कहा जाता था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलड़ा तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से विवाह कर से साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों बिंबिसार जो था, जिसे आसपास के राज्यों में जिनसे समस्या होती थी उनके यहाँ विवाह का प्रस्ताव देता था और वहाँ की पुत्रियाँ या बेटियों से विवाह कर लेता था। तो आगे देखते हैं, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसे गौतम बुद्ध का समकालीन भी माना जाता है। आगे दिए गए, बिंबिसार ने जीवक वैद्य को अवंती नरेश प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। याद रखिएगा दोस्तों,
बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था और 493 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। आगे देखते हैं अजातशत्रु कौन था। इसका बेटा जो कि बिंबिसार की हत्या करने वाला कहा जाता है और किया भी था। आगे देखते हैं बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। उसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के परामर्श से की थी। दोस्तों एक गौतम बुद्ध थे जो कि बहुत महान बने आगे चलकर, और उनके भाई देवदत्त हैं ऐसे कांड करा रहे हैं। आगे देखते हैं अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में महाशिला कंटक तथा रथमूसल नामक 2 शास्त्रों का प्रथम बार प्रयोग किया। अजातशत्रु ने उसने काशी तथा लिच्छवी का मगध में विलय किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने, दोस्तों याद रखिएगा उदयन और उदयन में बहुत अंतर है, ने 461 ईस्वी पूर्व में की थी। आगे देखते हैं अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा अजातशत्रु की वाइफ वजीरा थी। आगे देखते हैं आगे दिए गया है 483 ईसा पूर्व में इसके शासनकाल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। दोस्तों याद रखिएगा राजगिरी 483 में हुआ था। और हाँ आगे बताऊंगा दोस्तों कि चारों बौद्ध संगीतियाँ कब कब हुई थी। पहली राजगिरी, दूसरी वैशाली और तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। आगे देखते हैं आगे दिए गया है अजातशत्रु एवं प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। यहाँ पर गलत लिख उठा है। आगे दिए गया दोस्तों उदयन के बारे में। उदयन कौन था? ये अजातशत्रु की हत्या करने वाला उसका पुत्र था जो कि 460 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। तो आगे देखते हैं दोस्तों ये सभी मगध के हैं। नागदर्शक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। उसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था। आगे देखते हैं बौद्ध ग्रंथ में उदयन को पितृहंता कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथों में उसे पितृभक्त कहा गया है। तो दोस्तों आगे दिए गए शिशुनाग वंश आ गया है। ये सभी मगध साम्राज्य के वंश हैं। दिया गया है नागदशक की हत्या उसके आमत्य शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में की थी। दोस्तों याद रखिएगा कि शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। आगे देखते हैं शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य को मगध में मिलाया और शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई। आगे दिए गए है शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक कालाशोक था। 394 ईसा पूर्व में हुआ। कालाशोक को काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई। कालाशोक के शासनकाल वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। दोस्तों आगे देखते हैं शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। दोस्तों पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में अजातशत्रु की अध्यक्षता में राजगृह में हुई थी और दूसरी हुई है वैशाली में, जो जिसकी अध्यक्षता है वो है कालाशोक। तो याद रखिएगा अजातशत्रु कालाशोक और पहली बौद्ध संगीति राजगृह वैशाली, याद रखिएगा। तो देखते हैं शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। तो आ गया है यहाँ पर नंद वंश। तो देखते हैं 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चला। तो यहाँ पर दिया गया है नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। तो पुराण एवं जैन साहित्य के अनुसार
यह पहला गैर क्षत्रिय राजा था। याद रखिएगा, नंद वंश का महापद्मनंद नाई जाति का था। यह महापद्मनंद ने एकराट सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। अद्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी इसने। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। दिए गए सिकंदर का समकालीन शासक घनानंद था। दोस्तों धनानंद नहीं है, घनानंद है। तो नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने किया, जो कि सिकंदर का समकालीन था। कहा जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासन था। आगे दिए ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। वह नंद वंश का अंतिम शासक था। आगे दिए गए हैं प्राचीन काल में पारसी एवं यूनानी आक्रमण कौन कौन से हुए हैं। तो दिए गए भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया था। और साइरस 588 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक प्रथम विदेशी था जो कि भारत में आया था, जिसने भारत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे दिए गए हैं डेरियस जो था प्रथम भारत पर आक्रमण करने में सफलता पाई थी और उसने भारत को फारस साम्राज्य में बदल दिया। डेरियस प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद इसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। ईरानी आक्रमण के चलते पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। तो दोस्तों आगे देखते हैं ईरानी आक्रमण से अरमेक लिपि का प्रचार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा ईरानियों द्वारा प्रारंभ की गई। तो दोस्तों ईरानियों के द्वारा ही अभिलेखों को लिखने की परंपरा आगे बढ़ी। तो आगे देखते हैं छत्र प्रणाली का विकास ईरानी आक्रमण के कारण हुआ। दारा प्रथम के 3 अभिलेखों बेहिस्तून, पारसिपोलिस और नक्शे रुस्तम, ये 3 अभिलेख थे दारा के, से सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया है। दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा परास्त कर दिए जाने पर भारत पर पारसी अर्थात ईरानी आधिपत्य समाप्त हो गया। भारत पर ईरानी आक्रमण के निम्न प्रभाव हुए हैं: खरोष्टी लिपि का प्रसार और अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला, इन दोनों का प्रसार हुआ। और आगे देखते हैं ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार और घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रसार और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति की जाने लगी। आगे देखते हैं अशोक ने चट्टानों पर अभिलेख खुदवाने की प्रथा हखामनी एकमेनिड शासकों से ली थी। भारत पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण सिकंदर का आक्रमण था और मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। दोस्तों जो सिकंदर था ये पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था, जो कि भारत में प्रवेश नहीं कर पाया था, पाकिस्तान की सीमा तक ही रह पाया, वहीं तक आया और उसके बाद लौट गया। और आगे देखते हैं दोस्तों सिकंदर द्वितीय कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं सिकंदर तथा पोरस के बीच 326 ईस्वी में हाइडे स्पीच की लड़ाई हुई। दोस्तों याद रखिएगा सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ है बितस्ता नदी के तट पर। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ। दोस्तों इसे बितस्ता नदी भी कहा जाता था, जो कि इस समय झेलम नदी है। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिकंदर तथा पोरस के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, तो वो हाइडे स्पीच की लड़ाई थी 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर। ऐसा मगध की विशाल सेना के कारण हुआ क्योंकि ब्यास नदी के पास से मगध साम्राज्य की सीमा प्रारंभ होती थी। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में स्थूल मार्ग से वापस लौटा तथा निर्याकस के नेतृत्व में बाकी सेना जल मार्ग से लौट गई। दोस्तों इसकी जो सेना थी सिकंदर की, ये नदी को पार करने से मना कर दी, इसी के कारण सिकंदर को लौटना पड़ा, नहीं तो वो भारत को भी आकर जीत लेता।
323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा 323 ईसा पूर्व में, डेट अगर नहीं भी याद है आप स्थान याद रखिएगा, बेबीलोन, यहीं पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर भारत में लगभग 18 महीने तक रहा भी था। उसकी भारत में अंतिम विजय पाटल की थी। सिंध के आम्भी ने उसे भारत में प्रवेश का मार्ग उपलब्ध कराया था। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। सिकंदर भारत में सफल रहा क्योंकि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ थी। दोस्तों उस समय सिकंदर को कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं करना पड़ा। वो आया तो उस समय कोई खास शासक नहीं था। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन चल रहा था। सिकंदर के आक्रमण के निम्न प्रभाव रहे हैं जो कि आगे हम लोग देखते हैं। पहला प्रभाव है, इस आक्रमण ने भारत एवं यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर दिया, जिससे वो लोग यहाँ पर आकर व्यापार प्रसार कर सकते थे। आगे देखते हैं। इस आक्रमण से पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे पता चल गया कि भारत आना किस मार्ग से है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना कर पाया। निरयाकस, एनासिक्रिटस तथा एरिस्टोबुलस नामक दार्शनिक सिकंदर के साथ भारत आए थे। देखते हैं उस समय धार्मिक आंदोलनों का युग कैसा चल रहा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के गंगा के विस्तृत क्षेत्रों में अनेक नवीन धर्मों का उदय हुआ, जिसके मूल में नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास होगा तथा जिसके विकास लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण संभव हो सका। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणवाद के प्रति क्षत्रियों की प्रतिक्रिया तथा वैश्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा की आकांक्षा भी महत्वपूर्ण कारण थी। आगे देखते हैं। इस नवीन पृष्ठभूमि पर अनेक नवीन धर्मों का उदय हुआ तथा पूर्व से चले आ रहे धर्मों में भी परिस्थितियों के अनुरूप अनेक सुधार हुए। इसलिए इस युग को धार्मिक आंदोलन का युग कहते हैं। इस समय अनेक छोटे छोटे जनपद नगर स्वयं को शक्तिशाली बना रहे थे तथा इनमें कई प्राचीन नगर महत्वहीन होते जा रहे थे, तो वहीं कुछ महाजनपदों का उदय हो रहा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो दोस्तों आप वीडियो को देखना ना भूलें, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।